नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएससी जीके बाय रविंद्र में। आज की जो क्लास है इसमें अपन करेंगे राजस्थानी भाषा की चर्चा। तो देखो, राजस्थानी जो भाषा है उसका विकास कैसे होता है और इसके विकास के जो चरण हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थानी जो भाषा का जो विकास है वो भारोपियन भाषा समूह है की जो भाषाएँ हैं उनसे होता है। और इसके अंतर्गत देखो इंडो आर्यन जो भाषा है वो आती है और इनसे भारोपियन जो भाषा समूह है ना, इसके अंदर कौन सी इंडो आर्यन भाषा आती है। और इसमें से भी एक भाषा है संस्कृत या वैदिक भाषा, संस्कृत या वैदिक भाषा। और संस्कृत के भी देखो दो उपभाग है, एक तो पाली जिसको प्रथम प्राकृत बोलते हैं, दूसरी है लौकिक संस्कृत। और इसके आगे भी देखो पाली के भी तीन पार्ट हैं, पाली के भी तीन पार्ट हैं, एक सोरसेनी प्राकृत, एक मगधी प्राकृत, एक है महाराष्ट्री प्राकृत। और देखो सोरसेनी जो प्राकृत है ना, सोरसेनी जो प्राकृत है उसके भी दो पार्ट हैं, गुर्जरी अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश। जिसमें जो गुर्जरी जो अपभ्रंश है इससे दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, एक तो गुजराती, एक अपनी राजस्थानी। तो ये हो गई। जबकि सोरसेनी जो अपभ्रंश है, सोरसेनी जो अपभ्रंश है इससे किसकी उत्पत्ति हुई है, सोरसेनी जो अपभ्रंश है उससे हिंदी या मेवाती, हाँ सोरसेनी जो अपभ्रंश है उससे उत्पत्ति हुई है मेवाती भाषा की। और जो हिंदी और जो राजस्थानी जो भाषा है ना, ये जो मेवाती जो भाषा है ना, हिंदी और राजस्थानी जो भाषा है उसके बीच में पुल का कार्य करती है ना। तो देखो ये तो हो गया ना। अब इसके विकास के चरण देखते हैं। ये गुर्जरी जो अपभ्रंश जो है वो कौन सी सदी में भाषा रही, 11वीं से 13वीं सदी में जो काल है वो गुर्जरी अपभ्रंश। उसके बाद में 13वीं से 16वीं सदी का जो समय था वो प्राचीन राजस्थानी। और उसके बाद में 16वीं से 18वीं मध्य राजस्थानी और 18वीं के पश्चात जो विकास होता है वो अर्वाचीन राजस्थानी। तो ये सब इनके विकास के क्रम हैं। अब देखो, अब देखते हैं, फटाफट देखते हैं राजस्थानी भाषा का इतिहास। देखो राजस्थानी की भाषा के इतिहास में देखो 8वीं सदी में उदोतन सूरी का जो ग्रंथ है वो है कुबलय माला में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरुवाणी या मरु बोली का क्या है, मरुवाणी का भी, मरु बोली का भी क्या है उल्लेख है। तो देखो 8वीं सदी में उदोतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुबलय माला। इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख था, उनमें एक देसी भाषा थी मरुवाणी या मरु बोली का भी उल्लेख है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट है कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फैजल के आईनी अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा शब्द प्रयुक्त किया गया है। राजस्थानी जो भाषा, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, मारवाड़ी भाषा। अब देखो इसके उद्गम की बात करें इसके उद्गम की बात करें कि राजस्थानी भाषा का उद्गम कैसे हुआ है, तो डॉक्टर मोतीलाल जो मेनारिया है और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के.एम. मुंशी के अनुसार जो राजस्थानी जो भाषा है उसका जो विकास है वो किससे हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो देखो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी के अनुसार, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अनुसार राजस्थानी जो भाषा का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन सुनीत कुमार चटर्जी जो हैं वो मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौराष्ट्री अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसके बाद में जॉर्ज इब्राहिम गियरसन और पुरुषोत्तम मेनारिया ये मानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई नागरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, नागरी अपभ्रंश से। अब देखो जॉर्ज गियरसन ने ना एक पुस्तक लिखी थी, सर्वप्रथम भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में इन्होंने लिखी थी। इसमें क्या होता है, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभक्त किया था। तो जिन्होंने जो बुक लिखी थी ना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में, उसमें राजस्थानी जो भाषा है ना उसको 5 भागों में विभाजित किया है। और प्रथम बार जो वैज्ञानिक जो विभाजन है जॉर्ज गियरसन ने ही किया था। और राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया।
और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया, इसके अंदर इस पुस्तक को प्रकाशित कराया ना। इसके बाद में कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजस्थानी जो भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है? उनमें है एल.पी. टेसीटोरी, इनकी पुस्तक है इंडियन एंटीक्वेरी, और दूसरे हैं महावीर प्रसाद शर्मा। ये मानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। अब देखो राजस्थानी भाषा की शैलियाँ की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी शैलियाँ हैं? राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, एक है डिंगल शैली, दूसरी है पिंगल शैली। पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक जो रूप है वो कौन सी शैली में है? डिंगल शैली में है। जबकि पूर्वी राजस्थान और ब्रज का जो साहित्यिक जो रूप है वो क्या है? पिंगल शैली में है। देखो डिंगल शैली जो है ना का जो प्रयोग है चारणों द्वारा प्रयोग में, जो चारण जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। और ये जो डिंगल शैली है ये गुर्जरी जो अपभ्रंश जो है उससे निर्मित है। डिंगल शैली किससे निर्मित है? गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है। जबकि पिंगल की बात करें तो ये भाटों द्वारा, जो भाट साहित्यकार थे उनके द्वारा पिंगल शैली को उपयोग किया गया, और छंद एवं पद के रूप में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। इसके बाद में देखो डिंगल शैली के कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक है डोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल, राजरूपक, अचलदास खींचीरी वचनिका, राव जैतसिरो संध। ये सब कौन सी शैली में है? ये सब डिंगल शैली में है। कौन सी शैली में है? डिंगल शैली में, है ना। इधर देखते हैं, देखो पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये सभी है ना पिंगल शैली में लिखित ग्रंथ हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं डिंगल शैली जो है ना इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है किसने किया? बांकीदास आसिया ने किया। और कौन से ग्रंथ में किया? कुकवि बत्तीसी में। डिंगल शैली का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है बांकीदास आसिया ने किया, और कौन सी पुस्तक में? कुकवि बत्तीसी में इसका प्रयोग किया। देखो नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का जो दर्जा है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। जो केंद्रीय जो साहित्य अकादमी है इसने राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थानी जो भाषा है ना इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थानी जो भाषा की जो लिपि है ना वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि, तो इसको महाजनी या मुंडिया लिपि कहते हैं। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसको महाजनी या मुंडिया लिपि कहते हैं। और मुंडिया जो अक्षर है, मुंडिया या महाजनी जो लिपि, मुंडिया अक्षर या लिपि के जो आविष्कार कौन थे? वो है टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों की अपन बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? सबसे पहली बोली है मारवाड़ी। देखो विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध एवं महत्वपूर्ण बोली है। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी बोली। देखो सबसे ज़्यादा विस्तार है, साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध भाषा है मारवाड़ी, और महत्वपूर्ण भाषा है ये, है ना। अब देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका जो विस्तार है ना कहाँ से कहाँ तक है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और उत्तरी राजस्थान में इसका विस्तार है। या ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल है ना। जैसे जो मारवाड़ी जो बोली है भाषा है किसमें? रजियारा सोरठा, वेली किशन रुक्मणीरी आदि लोकप्रिय काव्य जो है मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। जैसे रजिया का सोरठा हो गया, वेली किशन रुक्मणीरी हो गई, ये सब मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही क्या बोलते हैं? डिंगल बोलते हैं। जो मारवाड़ी जो बोली है इसका जो साहित्यिक जो रूप है उसे ही क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, डिंगल। अब देखो मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं, जैसे सबसे पहली है मेवाड़ी। देखो मेवाड़ी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है? राजसमंद और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भागों में बोली जाती है। देखो मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भाग में बोली जाती है। उदयपुर की एक अन्य बोली है जिसका नाम है धावड़ी। जो उदयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है ना वो कौन सी बोली है? वो है धावड़ी। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में
मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जो कीर्ति जो स्तंभ प्रशस्ति है उसमें कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी बोली का। नेक्स्ट है देवड़ा वाटी। नेक्स्ट बोली कौन सी है? देवड़ा वाटी। देखो यह भी मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ा वाटी जो बोली है मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। जो देवड़ा वाटी जो बोली है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट बोली है गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी बोली जालोर जिले की आहोर से पाली के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो बोली है वो है गोड़वाड़ी। जालोर जिले के कहाँ से? आहोर से बाली के पाली तक, आहोर से पाली तक के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं गोड़वाड़ी। अब देखो जो मारवाड़ी जो बोली है ना, इसकी कुछ उपबोलियाँ और हैं, जैसे सिरोही हो गई, खड़ी हो गई, महाहड़ी हो गई, बालवी हो गई। ये इसकी उपबोलियाँ हैं, सिरोही, खड़ी, महाहड़ी, बाली। नेक्स्ट बात करते हैं खैराड़ी बोली। नेक्स्ट कौन सी बोली है? खैराड़ी। ये कहाँ पे बोल जाती है? सापरा भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र और बूंदी और टोंक के कुछ इलाकों में बोली जाती है। देखो खैरवाड़ी जैसे तो मेन तो बोली जाती है सापरा भीलवाड़ा के, तो कुछ क्षेत्र बूंदी और टोंक के कुछ इलाकों में एक खैराड़ी बोली जाती है। इसके बाद में है बागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं बागड़ी। कौन सी बोली जाती है? बागड़ी। देखो जो बागड़ी जो बोली है इसकी सहायक बोली कौन सी है? भीली बोली। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं जो भीली जो बोली है ना, इस पे गुजराती भाषा का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में है डटकी। नेक्स्ट बोली है डटकी। तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है इसमें जो बोली जाती है उसको बोलते हैं डटकी। नेक्स्ट बोली है थड़ी। थड़ी जो है ना, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? थड़ी बोली जाती है। इसके बाद में है शेखावाटी। शेखावाटी है, ये मारवाड़ी की उपबोली है और शेखावाटी कहाँ बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको बोलते हैं शेखावाटी। इसके बाद में बात करते हैं ढूंढाड़ी बोली या पूर्वी राजस्थान। देखो ढूंढाड़ी जो बोली है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसका जो साहित्यिक जो रूप है उसको पिंगल कहते हैं ना। दादू जो पंथ है ना, इसका अधिकांश जो साहित्य है इसी ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखा हुआ है। ईसाई जो मशीनरियाँ हैं ने बाइबल का जो अनुवाद है इसी ढूंढाड़ी भाषा में किया था। ईसाई जो मशीनरियाँ थी उन्होंने बाइबल का अनुवाद इसी ढूंढाड़ी भाषा में किया था। सर्वाधिक संख्या के लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है ढूंढाड़ी जो बोली है। जो सर्वाधिक संख्या मतलब सबसे ज़्यादा लोग जिस बोली को बोलते हैं वो बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। नेक्स्ट है इसकी भी ढूंढाड़ी जो बोली है ना, इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। जैसे पहली हो गई चौरासी, तो ये कहाँ बोली जाती है? जयपुर और टोंक के सम्मिलित जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है चौरासी। इसके बाद में है नागरचोल। सवाई माधोपुर और टोंक के जो क्षेत्र हैं उसमें कौन सी बोली जाती है? नागरचोल। एक नेक्स्ट है काठेड़ी। काठेड़ी जयपुर का जो दक्षिणी भाग है ना, जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? काठेड़ी। नेक्स्ट है हाड़ौती। हाड़ौती ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। देखो हाड़ौती जो बोली है कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्यमल मिश्र की जो रचनाएं हैं वो इसी हाड़ौती बोली के अंदर है, किसी हाड़ौती बोली के अंदर है। नेक्स्ट बोली है तोरावाटी। तोरावाटी देखो इसमें सीकर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र सम्मिलित हैं। जो नीम का थाना और खंडेला जो क्षेत्र ना वहाँ पे तोरावाटी बोली जाती है। नेक्स्ट बोल दी है राजावाटी। जयपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे राजावाटी बोली जाती है। नेक्स्ट बोली है मालवी। नेक्स्ट कौन सी बोली है? मालवी। देखो मालवी जो है ना एक बोली, एक ऐसी कर्णप्रिय व मधुर बोली है। कैसी बोली है? मतलब मालवी एक ऐसी बोली है, कर्णप्रिय मतलब मीठी बोली है, मधुर और कोमल बोली है। इस बोली में मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी दोनों विशेषता पाई जाती है। देखो
सबसे पहले तो कर्णप्रिय और मधुर बोली है मालवी, और इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों जो बोलियां हैं इनकी विशेषता इसमें पाई जाती है। जो मालवी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़, झालावाड़ और मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और मालवा के क्षेत्र में। मराठी व गुजराती भाषा का इस पर सीमित प्रभाव है। जो मालवी जो बोली है ना, इस पर मराठी और गुजराती भाषा का इसका सीमित प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करने का मतलब। देखो मालवी जो बोली है ना, इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है? एक है रागड़ी, है ना। मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से, देखो मालवा के जो राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से निर्मित जो बोली है वो है रांगड़ी। यह कर्कश भाषा के लिए प्रसिद्ध है। रांगड़ी जो भाषा है ना, कर्कशता है इसमें ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट बोली है नीमाड़ी। नीमाड़ी ये मालवी की उपबोली है और कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीमाड़ी ये मालवी की उपबोली है और ये कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अन्य जो देखो बोलियां हैं कुछ हैं, सोडावाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी। ये जो बोलियां हैं एमपी में प्रमुखता से बोली जाती है, राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बोली जाती है। नेक्स्ट जो बोली है माल खैराड़ी बोली। माल खैराड़ी बोली ये कहाँ बोली जाती है? मालपुरा टोंक में, जगरोती करौली क्षेत्र में, ब्रज, हाँ जगरोती करौली क्षेत्र में। ब्रज जो बोली है ना, ये भरतपुर और टोंक धौलपुर में बोली जाती है। इस पे मेवाती का प्रभाव है। ब्रज बोली कहाँ बोली जाती है? भरतपुर और टोंक में। इस पे किसका प्रभाव है? मेवाती का प्रभाव है। नेक्स्ट है अहिरवाटी, बहरोड, मंडावर और कोटपुतली क्षेत्र में ये बोली जाती है। और राठी, हीरवाल, हीरवाटी, अहिर जाति में इसकी प्रबलता से ये बोली जाती है ना। राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए जो ये क्षेत्र ना कोटपुतली, बहरोड, इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और अली बख्शी जो ख्याल है ना, अली बख्शी जो ख्याल है, इसी राठ बोली कह सकते हैं, अहिरवाटी कह सकते हैं, इसी में बोले हुए हैं अधिकांश, है ना। इसके बाद में मेवाती। अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है उसमें जो बोली जाती है उसको बोलते हैं मेवाती। देखो मेवाती जो बोली है ना, हिंदी और राजस्थानी को जोड़ती है, मतलब एक तरह से पुल का काम करती है। और चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी जो रचनाएं हैं इसी मेवाती बोली में है। चरणदासी जो संप्रदाय इसकी जो रचनाएं कौन सी बोली में है? मेवाती में। नेक्स्ट है राजस्थान में हर 9 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर बोली और पानी में अंतर आ जाता है। देखो हर 9-10 किलोमीटर के अंतराल में किस में अंतर आ जाता है? बोली में भी आ जाता है अंतर और पानी में भी अंतर आ जाता है। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। कि 5 कोस पर पे तो पानी बदल जाता है और 7 कोस पे क्या बदल जाती है? वाणी बदल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ी बोली के साहित्यिक जो रूप है उसको क्या कहते हैं? डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी जो बोली इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। अधिकांश जो जैन साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? मारवाड़ी में लिखा गया है। अधिकांश जो जैन साहित्य है वो कौन सी में? मारवाड़ी में लिखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली। देखो नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। जो ढूंढाड़ी जो बोली है इसको क्या कहते हैं? जयपुरी बोली भी कह सकते हैं या झाड़साई भी कह सकते हैं, है ना। ढूंढाड़ी बोली के प्राचीनतम जो उल्लेख है 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। जो ढूंढाड़ी जो बोली है इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देश गुजरी नामक बुक में मिलता है, पुस्तक में मिलता है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो कवि जोधराज हैं इन्होंने हमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास अहिरवाटी में ही है। जो कोटपुतली की जो आसपास की जो बोली है ना उसी में लिखा है। किसने? जोधराज ने। तो हमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास इसी अहिरवाटी में है। देखो डॉक्टर टेसी टोरी,
जो एलपी टेसीटोरी ने महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। देखो एलपी जो टेसीटोरी है ना, पृथ्वीराज राठौड़ को किसकी संज्ञा दी थी? डिंगल का हेरोस कहा था। अब देखो राजस्थानी साहित्य, तो ये तो हो गई अपनी भाषा। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य का सबसे पहले अपन करते हैं काल विभाजन। एक है प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। देखो जो प्राचीन काल है उसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसमें श्रीधर व्यास द्वारा कौन सा ग्रंथ रखा गया? रणमल छंद लिखा गया था। जो प्राचीन जो काल है उसको वीर गाथा काल 1050 से 1550 तक। इसमें श्रीधर व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रणमल छंद। उसके बाद में देखो भक्ति मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, इसमें है ना भक्ति काल भी कहते हैं, 1450 से 1650। इसमें मीराबाई, जसनाथ जी और जाम्बो जी की रचनाएं इसमें प्रमुखता से लिखी गई। इसके बाद में है उत्तर मध्यकाल। देखो उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार, रीति व नीति परक काल इसको कहा जाता है, 1650 से 1850 तक। अंग्रेज अभी तक नहीं आए थे कहने का मतलब। इसके बाद में आधुनिक काल विविध विषयों से संबंधित था इसमें, और 1850 से निरंतर ये चल रहा है। और इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण है ना, आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। साहित्य लेखन की कुछ विधाएं हैं जिनकी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली है ख्यात। ख्यात क्या होती है? ख्यात में तत्कालीन शासकों के कार्यों, उपलब्धियों एवं वंशावलियों, मान मर्यादा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मतलब ख्यात क्या होती हैं? जो उस समय के जो शासक थे उनकी जैसे उपलब्धि हो गई, वंशावली हो गई, मान मर्यादा हो गई, उसका मतलब उल्लेख मिलता है। या कह सकते हैं इतिहास परक जो रचनाएं हैं। इतिहास परक रचनाएं, एक है बात संग्रह, छोटी बड़ी बातों का संकलन होता है। एक है संलग्न ख्यात, जिसमें क्रमानुसार इतिहास लिखा जाता है ना। अब देखो इतिहास परक रचनाएं दो प्रकार की होती है, एक तो बात संग्रह, एक संलग्न ख्यात। तो बात संग्रह में तो ना छोटी बड़ी बातों को एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जो ख्यात लिखते हैं ना तो उसमें कालक्रम के अनुसार इतिहास को लिखा जाता है। अब देखो प्रमुख ख्यात कौन कौन सी है। सबसे पहले है नैणसीरी ख्यात। किसने लिखी? मूणोत नैणसी ने। इसमें क्या है? मारवाड़ से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है बांकीदास श्री ख्यात। किसने लिखी? बांकीदास ने। इसमें जोधपुर के जो महाराजा हैं मानसिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास जी। बांकीदास जी ख्यात बांकीदास ने लिखी। कौन थे ये? जोधपुर के जो महाराजा ना मानसिंह, इनके दरबारी कवि थे। दयाल श्री ख्यात, इसमें बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, इसको बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात भी कहते हैं। इसके रचनाकार कौन है? दयालदास सिंडायच। ये बीकानेर के जो राजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में मुंडियारी ख्यात। नेक्स्ट कौन सी है? मुंडियारी ख्यात। इसमें राठौड़ों की ख्यात भी इसको कहते हैं। नागौर के चारण कवियों द्वारा इसकी मुंडियारी ख्यात की रचना की गई। मध्य राजस्थानी भाषा ने इसे समृद्ध बनाया। जो मध्य जो राजस्थानी भाषा है ना, इसने इसको समृद्ध बनाया। इसके बाद में है रासो। रासो क्या होता है? रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए जो काव्य जो ग्रंथ है ना, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए जो काव्य ग्रंथ हैं उनको बोलते हैं रासो। अब देखो कौन कौन से रासो हैं। पहला है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। इसे पूरा किसने किया? इसका जो दत्तक पुत्र था जलन, उसने इसको पूरा किया। नेक्स्ट है बिशलदेव रासो। रचना किसकी है? नरपति नल की। इसमें है क्या? विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। जो बिशलदेव कह सकते हैं या विग्रहराज चतुर्थ है ना, उसका इसमें वर्णन है। देखो बिशलदेव और परमार राजा जो भोज है ना, उसकी पुत्री राजमती का जो प्रेम प्रसंग है वो इसी बिशलदेव रासो में है। बाद में है खुमान रासो। किसने लिखी? दलपत विजय ने। इसमें मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से राज सिंह तक का कालक्रम के अनुसार लिखा है। खुमान रासो, दलपत विजय क्या है? इसमें मेवाड़ का इतिहास है ना। नेक्स्ट है कायम खां रासो। इसका लेखक कौन है? जान कवि या न्यामत खां। नेक्स्ट है सगत रासो। लेखक है गिरधरासियाँ। और सगत रासो में ना प्रताप के जो भाई शक्ति सिंह की जानकारी इसमें मिलती है।
इसके नेक्स्ट है प्रताप रासो। प्रताप रासो लेखक कौन है? जाचिक जीवन। अलवर के जो संस्थापक है ना प्रताप सिंह से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमीर रासो, इसका जोधराज या सारंगधर। देखो सारंगधर इसने 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा था, इसने 16वीं 18वीं शताब्दी के आसपास लिखा जोधराज ने। एक ही नाम की दो पुस्तकें हैं कहने का मतलब। देखो हमीर रासो, जोधराज या सारंगधर। अलाउद्दीन व हमीर देव के मध्य संघर्ष का जो वर्णन मिलता है वो किसमें? हमीर रासो में मिलता है। नेक्स्ट है शत्रुसाल रासो, लेखक हैं डूंगर सिंह, कवि डूंगर सिंह। इसमें 1761 के भटवाड़ा का जो युद्ध है इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो किसने लिखी? कवि काशी छंगाणी ने लिखी है। इसमें 1644 ईस्वी की जो मतीरी की जो राड है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। देखो इसके अलावा देखो कौन कौन से हैं। विजयपाल रासो, लेखक है नल सिंह। विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह। विजयपाल रासो में करौली जो राज्य है इसका इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट रतन रासो, इसके लेखक कौन है? कुंभकर्ण। रतन रासो के लेखक कौन है? कुंभकर्ण। नेक्स्ट है मानचरित्र रासो, किसने लिखा? कवि नरोत्तम ने लिखा। इसमें मानसिंह जो कछुआ जो संबंधित है, जो मानसिंह जो कछुआ है उसके बारे में इसमें जानकारी है। नेक्स्ट है राणो रासो, ये किसने लिखी? दयालदास ने लिखी। इसके अलावा देखते हैं लक्ष्मणगढ़ रासो। लक्ष्मणगढ़ रासो किसने लिखी? खुशहाल कवि ने लिखी। परमाल रासो, इसमें जो परमाल जो रासो है ना आला खंड है, और इसमें क्या जगनीक चंदेल रासा परमर्दी देव के। देखो परमाल रासो इसको किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। कौन? इसमें एक आला खंड के नाम से भी है। ये कौन था? ये चंदेल शासक परमर्दी देव का दरबारी था। नेक्स्ट साहित्य की अपन बात करते हैं, वो वचनिका। यह गद्य और पद्य की तुकांत रचना होती थी। वचनिका क्या थी? गद्य और पद्य की तुकांत रचना। अब देखो प्रमुख वचनिकाएं कौन कौन सी है। पहली है अचलदास खींचीरी वचनिका, लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। राठौड़ महेश दास सोतरी वचनिका। राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका, लेखक कौन है? खिड़िया जग्गा। कौन है? खिड़िया जग्गा। इसके बाद में बात करते हैं विगत। विगत क्या होता है? यह भी इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है। विगत क्या है? इतिहास परक जो ग्रंथ लेखन उसकी शैली है, ये विगत है ना। इसमें देखो क्या है, यह तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जीवन को जानने का उपयोगी स्रोत है। जो ये अपन बात कर रहे हैं ना विगत क्या है? इतिहास परक ग्रंथ होता था। विगत क्या है? इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली थी। इसमें क्या मिलता है कि तत्कालीन जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी का उपयोगी स्रोत था, है ना। मारवाड़ रो परगनारी विगत, तो इसके लेखक कौन है? मूणोत नैनसी। तो ये राजस्थान का, इसको जो मारवाड़ रो परगनारी जो विगत है ना, इसमें राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। नेक्स्ट है वेली, छंद रूपबद्ध से धार्मिक ऐतिहासिक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। मतलब छंदबद्ध रूप से धार्मिक जो ऐतिहासिक जो विषय वस्तु है ना, इसका इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब देखो इसमें प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं वेली में। पहली है वेली किशन रुक्मणी। किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। देखो गागरोन दुर्ग में उत्तरी मारवाड़ी भाषा में रचित जो वेली जो किशन रुक्मणी है, ये पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना की है। और कहाँ पे की है? गागरोन दुर्ग में, उत्तरी मारवाड़ी भाषा में इसकी रचना की है ना। देखो कवि जो दुर्सा आड़ा है ना, कवि दुर्सा आड़ा ने जो वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है ना, इसको 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। किसने? महाकवि दुर्सा आड़ा द्वारा ये बात कही गई है ना। नेक्स्ट है दवावैत। नेक्स्ट क्या है? दवावैत। दवावैत क्या होती है? उर्दू फारसी शब्दावली युक्त तुकांत जो रचनाएं हैं उसको दवावैत कहते हैं। उर्दू और फारसी युक्त शब्दावली युक्त जो तुकांत जो रचनाएं उनको क्या कहते हैं? दवावैत।
जैसे कौन कौन सी दवावैद फेमस है? अकमाल देवडारी दवावैद, अकमाल देवडारी दवावैद, राजा जय सिंह दवावैद। तो अकमाल देवडारी दवावैद, राजा जय सिंह दवावैद। तो ये उर्दू फारसी शब्दावली तुकांत रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मरस्या। मरस्या, मरस्या क्या होते हैं? मरस्या से तात्पर्य क्या? शोक काव्य, मतलब कोई मर जाए तो उसके ऊपर कविता लिखी जाती थी छंद के रूप में, तो उसको बोलते थे मरस्या। तो एक फेमस मरस्या है राणे जगपत्रो मरस्या। कौन सा है? राणे जगपत्रो मरस्या। देखो, किसी व्यक्ति विशेष की मरणोपरांत शोक व्यक्त करने के लिए मरस्या काव्यों की रचना की जाती थी, है ना। नेक्स्ट है वंशावली। नेक्स्ट क्या है? वंशावली। इसमें राजवंशों की वंशावलियों को विस्तृत वर्णन सहित इसमें लिखी गई है। वंशावली में क्या है? जितने भी राजवंश हैं इनकी जो विस्तृत जो वंशावली है उनको विस्तृत विवरण सहित इसको लिखा गया। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डालना क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। या तो कोई राजवंश हो गया या कोई व्यक्ति विशेष हो गया, उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको प्रकाश बोलते हैं। जैसे एक है सूरज प्रकाश, लेखक है कर्णिदान। सूरज प्रकाश के लेखक कौन है? कर्णिदान। नेक्स्ट है पाबू प्रकाश, इसके लेखक है आशिया मोड़ जी। राज प्रकाश है किशोर दास, इसके लेखक है। तो देखो कौन कौन से प्रकाश हैं? सूरज प्रकाश, कर्णिदान, पाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी, राज प्रकाश, किशोर दास, है ना। नेक्स्ट है झूलना। झूलना, झूलना है जैसे राजा गजसिंगरा झूलना। पर्ची, पर्ची क्या होता है? पर्ची क्या होता है? संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पदबद्ध रचना में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पर्ची। रूपक की, रूपक क्या होता है? जैसे गजगुण रूपक, राज रूपक, पर्ची हो गई, रूपक हो गया। इसके बाद में साखी, और भी रचनाओं के प्रकार हैं। साखी हो गया, सिलोका हो गया, झमाल हो गया, वात हो गया, शबद हो गया, बारामासा हो गया, टब्बा या बाला बोध हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं, साहित्य के रूप हैं। अब देखो राजस्थानी साहित्य की ना प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कुवलय माला। किसने लिखी? उदोतन सूरी। कुवलय माला, उदोतन सूरी। पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि कवि कुशल लाभ, पिंगल शिरोमणि कवि कुशल लाभ। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन, करमचंद्र वंशोत्कीर्तन किसने लिखी? जय सोम ने लिखी। संगीत राज किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। संगीत राज किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, एक एक करके देखते हैं। संगीत राज, महाराणा कुंभा। बुद्धि विलास, बख्तराम शाह। अपुत लक्ष्य होम कोटि प्रयोग, अपुत लक्ष्य होम कोटि प्रयोग भद्रराम ने लिखी। अपुत लक्ष्य होम कोटि प्रयोग किसने लिखी? भद्रराम ने। पांडित्य दर्पण किसने लिखी? उदय चंद्र ने। अब देखो महाराजा अनूप सिंह के कुछ ग्रंथ हैं। एक है काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनूप विवेक। काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनूप विवेक किसके ग्रंथ हैं? महाराजा अनूप सिंह के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है अनूप विलास और अनूप व्यवहार सागर किसने लिखा? मणिराम ने लिखा। गोरा बादल पद्मनी चौपई, गोरा बादल पद्मनी चौपई किसने लिखी? हेम रत्न सूरी ने। पद्मनी चरित्र चौपाई किसने लिखी? लब्धोदय ने। नेमिनाथ बारामासा किसने लिखी? जैन कवि पालन ने इसको लिखा है ना। नेक्स्ट है हरिभूषण महाकाव्य किसने लिखा? गंगाराम भट्ट ने लिखा। हरिभूषण महाकाव्य किसने लिखा? गंगाराम भट्ट ने लिखा। नेक्स्ट है जयसिंह कल्पद्रुम किसने लिखा? भद्रदेव ने लिखा। कच्छ वंश महाकाव्य किसने लिखा? कृष्णराम भट्ट ने लिखा। ढोला मारूरी चौपाई किसने लिखी? कुशल लाभ ने लिखी। ढोला मारूरी बात किसने लिखी? खुशाल चंद्र ने लिखी। ढोला मारूरा दूहा किसने लिखा? कवि कल्लोल ने लिखा है। नेक्स्ट है गुण रूपक किसने लिखी? केशव दास ने लिखा है। हाला झालारी कुंडलियां किसने लिखी? ईसरदास बारट ने लिखी। नेक्स्ट है अमर सिंह जीरा दोहा किसने लिखा? केशव दास ने लिखा। बिहारी सतसई किसने लिखी? बिहारी ने लिखी। नेक्स्ट है वीर मायण किसने लिखी? बादर दाडी ने। हरि पिंगल प्रबंध किसने लिखा? जोगीदास ने।
कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। राव जैत सिरो छंद किसने लिखा? बीठू सूजा ने लिखा। नेक्स्ट है हमीर रायण किसने लिखा? भाउंड व्यास ने। हमीर बंधन किसने लिखा? अमृत कैलाश ने। हमीर राछाड़ा किसने लिखा? राज रूपक ने। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। तो देखो हमीर हमीर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमीर मदमर्दन किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने। मान प्रकाश किसने लिखा? राय मुरारी दास ने। अब देखो पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम किसने लिखा? दलपत राज ने, है ना। नेक्स्ट है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखा? जगन्नाथ ने। जय सिंह चरित्र किसने लिखा? राम कवि ने। राम रासा किसने लिखा? कला निधि कृष्ण भट्ट ने लिखा है। सहज प्रकाश किसने लिखा? सहजोबाई। दयाबोध दयाबाई ने लिखा है। नेक्स्ट है गुण भाषा किसने लिखी? हेम कवि ने। जगत विलास किसने लिखा? नेकराम ने। रजियारा सोरठा किसने लिखे? कृपाराम खेड़िया ने लिखे। नेक्स्ट है सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है तीर्थमाला कवि मेह कवि द्वारा। यह है विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति किसने लिखी? चक्रपाणि मिश्र ने लिखी। मुहूर्तमाला देखो कौन कौन से? विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति किसने लिखी? चक्रपाणि मिश्र। और ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। अब देखो बात करते हैं फारसी साहित्य की। फारसी साहित्य कौन सी है? पहला है ताज उल मासिर पहला है ताज उल मासिर, लेखक कौन है? हसन निजामी। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी, लेखक कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही, इसी यही सेम टू सेम बुक है ना। शम्स ए सिराज अफीक, है ना, शम्स ए सिराज अफीक। नेक्स्ट है आदाब उल हर्ब फ़ख्र ए मुदव्विर। देखो कहाँ तक नाम है ये भी नहीं पता चल रहा। आदाब उल हर्ब, तो यहाँ तक मान लेते हैं फ़ख्र ए मुदव्विर। नेक्स्ट है मिफ्ता उल फतूह। देखो अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं देखते हैं। मिफ्ता उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, नूह सिपेहार, आशिका, तुगलक नामा और किरान उस सादेन। इन सब के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। देखो कौन कौन से हैं। मिफ्ता उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, नूह सिपेहर, आशिका, तुगलक नामा, किरान उस सादेन। इन सब के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है ना। नेक्स्ट है तजुक ए बाबर के लेखक कौन है? बाबर स्वयं है। तजुक ए बाबर स्वयं है। नेक्स्ट बुक है तजिकात उल वाक़ियात, लेखक कौन है? जोहर आफ्ताबची। तजिकात उल वाक़ियात के लेखक कौन है? जोहर आफ्ताबची। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी। नेक्स्ट कौन सा है? तबकात ए अकबरी, लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है अकबरनामा। नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ है? अकबरनामा, लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर प्लस मोतबिंद खां ने लिखी है। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी? मोतबिंद खां ने लिखी। मखजान ए अफगाना किसने लिखी? नियामुल्ता है किसने लिखी? देखो मखजान ए अफगाना नियामुतुल्ला है। नेक्स्ट है मुंतखब उल तवारीख बदायूनी। मुंतखब उल तवारीख किसने लिखी? बदायूनी ने। तारीख ए शेर शाही किसने लिखी?
अब्बास खां सरवानी ने। तारीख ए शेर शाही कह सकते हैं या तुफ़कात ए अकबर शाही, तुफ़ात ए अकबर शाही या तारीख ए शेर शाही किसने लिखी? अब्बास खां सरवानी ने लिखी। नेक्स्ट है मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब किसने लिखी? खाकी खां ने लिखी है। बादशाह नामा किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी। नुक्शा ए दिलखुशा, नुक्शा ए दिलखुशा किसने लिखी? भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है। नुक्शा ए दिलखुशा किसने लिखी? भीमसेन बुरहानपुरी। नेक्स्ट ग्रंथ है खुलासात उल तवारीख, खुलासात उल तवारीख लेखक है सुजान रॉय। खुलासात उल तवारीख के लेखक कौन है? सुजान रॉय। फुतहात ए आलमगिरी, फुतहात ए आलमगिरी कौन है? ईश्वर दास है। नेक्स्ट ग्रंथ है वाक़या ए राजपूताना, किसके द्वारा लिखित है? मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा। इसके बाद में है तारीख ए राजस्थान, किसके द्वारा रचित है? कालीराम कायस्थ के द्वारा। नेक्स्ट है अंतिम दो है तारीख तुफ़ ए राजस्थान, तुहुफ ए राजस्थान। नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ है? तारीख तुहुफ ए राजस्थान किसने लिखी है? अब्दुल्ला फरहती ने लिखी है। नेक्स्ट है तारीख ए मासूमी, किसने? मीर मोहम्मद मासूम ने। किसने? मीर मोहम्मद मासूम ने। तो ये राजस्थान के भाषा और साहित्य दोनों आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।